शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ग्रहण का पृथ्वी से एक लंबा नाता है, एक और जहाँ तकरीबन हर साल ग्रहण लगते ही रहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि 4 से 6 ग्रहण अगर एक साल में पड़ते हैं तो ये अमूमन होता ही रहता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 6 ग्रहण से ज़्यादा ग्रहण हो जाते हैं तब जरूर इसमें थोड़ा सा भय का संकेत दिखाई देता है। ग्रहण 2 होते हैं, एक होता है सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। ऑलरेडी भारत में जो है देखा जाए तो इस बार 4 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण पूरे विश्व में लगने वाले हैं। ग्रहण हालांकि एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि ग्रहण अगर आपके यहाँ पर दिखाई देगा तभी इसका प्रभाव पड़ेगा और अगर आपके यहाँ दिखाई नहीं देगा तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ेगा, चाहे ग्रहण वहाँ पर दिखाई दे या ना दिखाई दे। ये बस फर्क इतना हो जाता है कि जहाँ पर ग्रहण दिखाई देता है वहाँ पर ग्रहण का प्रभाव थोड़ा अधिक पड़ता है और जहाँ ग्रहण नहीं दिखाई देता वहाँ पर ग्रहण का प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है। लेकिन ये जरूर है कि ग्रहण का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे विश्व पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस बार जब ग्रहण पड़ने वाला है 5 जुलाई को जो ग्रहण पड़ने वाला है वो तीसरा चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। आखिर ये चंद्र ग्रहण में क्या खास बात है, कौन सी राशियों को ये क्या फल देने वाला है, इसका समय क्या है, सूतक क्या है, क्या इसमें सूतक मानना है या नहीं मानना है और कौन सी राशि के लिए ये ग्रहण शुभ है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल सानिध्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नवीन और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ग्रहण को लेकर के जैसे मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे ग्रहण का यहाँ पर जो समय भी मैंने यहाँ पे बता के रखा है, सूर्य और चंद्र ग्रहण में हमेशा सूतक की मान्यता होती है, लेकिन इस बार का जो चंद्र ग्रहण है उसमें आपको सूतक मानने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इस बार का जो चंद्र ग्रहण यहाँ पर जो पड़ रहा है 5 जुलाई को, वो भारत में नहीं दिखाई देने वाला है। यही कारण है जिसके लिए आप सूतक नहीं मान सकते हैं। बुधवार 1 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो देवशयनी एकादशी शुरू हो रही है। इस दिन से सभी जितने भी शुभ कार्य होते हैं, चाहे आप कोई गृह प्रवेश का कार्य करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस व्यापार आदि खोलना चाहते हैं, तो ये शुभ इस तरह के शुभ कार्य जो है अब बंद हो जाते हैं। दिवाली के आसपास, नवरात्रों के आसपास जो है ये फिर से जो दिवाली वाले नवरात्रे आएंगे, फिर वहाँ पर फिर से जो है विष्णु जी जो है क्षीर सागर में अपनी निद्रा से जागृत हो जाएंगे और फिर वो फिर से जो है सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अभी तारा डूबा हुआ है। तो 1 जुलाई को जो है देवशयनी एकादशी के कारण तारा डूब रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस दिन जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा है और यह चंद्र ग्रहण धनु राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में लग रहा है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो सूर्य भगवान का नक्षत्र होता है। हालांकि अगर सूर्य के बारे में मैं एक चीज़ बताना आपको चाहती हूँ कि सूर्य जो अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मिथुन राशि में ही विराजमान है। ये मैंने कुंडली जो है चार्ट बना के रखी है, क्योंकि ग्रहण कहाँ पर लग रहा है वो मैं आपको चार्ट के थ्रू बताऊँगी और कौन सी राशि के लिए ग्रहण कैसा रहने वाला है वो भी मैं इसीलिए बताऊँगी आपको। तो सूर्य जो है इस वक्त मिथुन राशि में ही है। सूर्य भी इसी दिन अगर आप 5 तारीख को देखेंगे तो अपना नक्षत्र परिवर्तन ही कर रही हैं, क्योंकि जब सूर्य शास्त्रों में ये बताया गया है कि सूर्य, वैसे तो जो बरसातों का जो मौसम होता है वो पहले से ही अगर आप देखेंगे तो जून की शुरुआत में थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू हो जाती है, लेकिन ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार असल में जो बरसात शुरू होती है जब तक सूर्य मिथुन राशि के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश ना करने तब तक यह बरसात का असल में जो महीना है नहीं माना जाता है। तो सूर्य भगवान ने जो था मिथुन राशि में प्रवेश किया था और आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद ही बरसात का मौसम शुरू हो गया है। जब भी सूर्य
आद्रा का जो नक्षत्र होता है ये राहु का नक्षत्र होता है, और राहु का ही जो दूसरा नक्षत्र होता है वो होता है स्वाति। तो जब सूर्य भगवान 10 नक्षत्र यानी आद्रा के बाद जो 10वां नक्षत्र है वो स्वाति नक्षत्र आता है, तो सारे 10 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों को भोगते हुए जब सूर्य भगवान स्वाति नक्षत्र में पहुंचेंगे तब वर्षा का समापन हो जाएगा। उसके बाद जो भी वर्षा होगी छोटी मोटी वो अलग बात है, लेकिन असल में ज्योतिष के अनुसार स्वाति नक्षत्र में आते ही वर्षा का जो समापन है या बरसात का जो महीना है वो समाप्त हो जाता है। अगर आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि 6 जुलाई को जो है फिर जो है हमारा श्रावण के मास शुरू होने वाले हैं, और श्रावण का जो है इस बार महीना अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सही है, क्योंकि इस बार जो श्रावण का जो पहला सोमवार है, हालांकि कृष्ण पक्ष का श्रावण है तो ये पहले सोमवार से ही शुरू हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है इस चीज़ के लिए। अब श्रावण में क्या क्या करना चाहिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो के तहत मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो सूर्य ने यहाँ पर जो मिथुन राशि में जो प्रवेश किया था आद्रा नक्षत्र में, अब वो आद्रा नक्षत्र से 5 तारीख को आद्रा नक्षत्र को छोड़ रहे हैं और वह गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में ही आ रही हैं, क्योंकि मिथुन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं जिसमें से पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण जो हैं मिथुन राशि के अंतर्गत आ रहे हैं। तो 5 तारीख को ही ग्रहण है, 5 तारीख को ही सूर्य अपना नक्षत्र भी परिवर्तन कर रही हैं, और 5 तारीख को हालांकि पूर्णिमा का दिन है, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। तो पूर्णिमा को जो है ये इस बार की जो पूर्णिमा है ये खास पूर्णिमा है। ये जो पूर्णिमा है ये आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा है। तो इसमें जो सिखों के जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए ये सिख जो हैं इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी बहुत अधिक इनकी मान्यता को इसको मानते हैं। क्योंकि मिथुन राशि में जब ये सूर्य जब मिथुन राशि में यहाँ पर आए थे तब जाकर के जो था जैसे मैंने कहा था कि बरसात का मौसम तो शुरू हो ही गया था। अब की बात प्रॉब्लम अभी क्या हो, क्योंकि ग्रहण जो लगा था वो यहीं पर लगा था, जो हमारा सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन जो इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो जो ग्रहण लग रहा है वो यहाँ पर लग रहा है धनु राशि के ऊपर। आखिर धनु राशि के ऊपर जो है अगर आप देखेंगे तो धनु राशि के ऊपर ग्रहण लगने में अगर देखेंगे तो 30 तारीख को यानी 30 जून को जो है बृहस्पति जो अभी मकर राशि में विराजमान है, तो 30 तारीख को जो है बृहस्पति ने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया, वह मकर राशि से अब धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो धनु राशि में प्रवेश करने के कारण यहाँ पर ही ग्रहण लग रहा है, और ये जो ग्रहण जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ग्रहण है इसमें ने लिखा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही ये ग्रहण लग रहा है। अब जो इसका जो समय है, जो ग्रहण का जो समय अगर आप देखेंगे तो ग्रहण जो शुरू हो रहा है 8:37 पर है, और इसकी जो मध्य का जो समय है वो है 10 बजे के आसपास, ये सुबह का समय है, और इसका जो मोक्ष का समय है वो 11:22 पर है। धनु राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो है ये ग्रहण लग रहा है। तो जैसे मैंने कहा क्योंकि ये ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आखिर ये ग्रह कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, और इस ग्रहण का खास मेन क्या है। इस समय ये सबको पता है कि जब भी कोई ग्रहण लगता है तो चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ये दोनों उस समय पीड़ित हो ही जाते हैं। सूर्य ग्रहण के लिए 12 घंटे और चंद्र ग्रहण के लिए 8 घंटे का सूतक होता है। क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है तो इसलिए यहाँ पे सूतक की मान्यता तो नहीं है, और दूसरा क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है ये उप छाया चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और जैसे आपने देखा था मई के महीने में भी एक चंद्र ग्रहण हुआ था तो वहाँ वो भी आपको दिखाई नहीं दिया था। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत सारे वीडियो अगर देख ही रहे होंगे उसमें बहुत सारी भ्रांति भी फैलाई जा रही है। वो भ्रांति क्या है, क्योंकि हर जगह ये बताया जा रहा है कि 5 जून से लेकर के 5 जुलाई तक जो है 3 ग्रहण आ गई हैं, जिसके कारण बहुत अधिक विपत्ति आने वाली है, विपदा आने वाली है, ये होगा वो होगा। सबसे पहले आप ये चीज़ ये समझ लीजिए, हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से एकदम भिन्न है। 5 जून से 5 जुलाई तक को अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को देखते हैं तब जाकर के 1 महीना होता है। जून के महीने में जो ग्रहण हुआ था वो चंद्र ग्रहण जो 5 जून को हुआ था वो भी उपछाया चंद्र ग्रहण था और भारत में नहीं दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे कि जून के महीने में, तो जून के महीने में जून के महीने में जो था आषाढ़ मास जो था शुरू हो गया था, और ये 5 तारीख से आषाढ़ मास आई थिंक
5 से या 7 से जो था आषाढ़ मास शुरू हो गया था। तो हमारा हिंदू कैलेंडर जो है आषाढ़ मास के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो आषाढ़ मास में अभी जो है 2 ग्रहण लगे हैं। एक तो जो लगा है जून के 21 तारीख को जो सूर्य ग्रहण लगा था, ये भी आषाढ़ मास था। और अभी जो 5 तारीख को जो लगने वाला है वो भी आषाढ़ मास है और ये आषाढ़ मास का आखिरी दिन होगा। तो 2 जो ग्रहण लगे हैं वो सिर्फ आषाढ़ मास में लगे हैं, जिसमें से सूर्य ग्रहण एक है और चंद्र ग्रहण एक है। और शास्त्रों में ये कहा गया है जब एक ही महीने में आषाढ़ मास के महीने में, क्योंकि 15 दिन का अगर आप देखेंगे तो गैप हो रहा है, तो 21 तारीख को अमावस्या थी और इस बार जो है 5 तारीख को पूर्णिमा है। तो सिर्फ 15 दिन के गैप के कारण ही अगर आप देखेंगे तो 2 ग्रहण पड़ गए हैं। एक सूर्य ग्रहण जो भारत में दिखाई दिया, चंद्र ग्रहण जो भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। तो महाभारत के समय भी आपको पता है 2 ग्रहण थे, लेकिन उस समय ग्रहण भारत में दिखाई दिया था महाभारत के समय, इसलिए उस समय बहुत अधिक विपत्ति आई थी। लेकिन इस समय जो अगर आप देखेंगे एक ग्रहण दिखाई दे रहा है, एक नहीं दिखाई दे रहा है। तो नहीं दिखाई देने के कारण जो है परेशानी तो होगी नो डाउट, लेकिन उतनी अधिक नहीं होगी जितनी अधिक होनी चाहिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार अगर आप देखते हैं और अगर आप संहिता पुस्तकें पढ़ते हैं तो शास्त्रों में ये बताया गया है कि ग्रहण अगर एक ही मास में 2 ग्रहण आ जाते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो वहाँ पे एक कहावत बताई गई है, 1 पाक 2 गहना राजा मरेया सेना। इसका अर्थ, ये जो कहावत है ये गांव में बहुत प्रचलित आपको मिलेगी। इस कहावत का अर्थ होता है कि 1 पाक का मतलब होता है 1 पक्ष के अंदर, यानी 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो 1 पक्ष के अंदर अगर कृष्ण पक्ष ग्रहण आ जाए, शुक्ल पक्ष में भी ग्रहण आ जाए और कृष्ण पक्ष में भी, यानी 15-15 दिन के बाद अगर 2 ग्रहण आ जाते हैं तो या तो राजा को बहुत अधिक संकट सहना पड़ता है, या तो फिर जो उस देश की जो सेना होती है उसके ऊपर भी बहुत अधिक संकट आता है और सेना के लोग को जो है मृत्यु तक का संकेत दिखाई देता है और उनकी मृत्यु भी होती है। तो देखा जाए तो आप सबको पता है कि चाइना ने हमारे जो कितने सैनिक थे जो थे धोखा करके जो है हमारे 20-22 सैनिकों को उन्होंने मार दिया था। तो ये कहावत भी सही है और शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि 1 महीने में अगर इस तरह से ग्रहण आता है तो ये देश के राजा के लिए और वहाँ की सेना के लिए शुभ नहीं माना जाता है। और ये भी सही है कि यहाँ विपत्ति भी आती है पर प्रॉब्लम भी होती है, परंतु यहाँ पे ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए विपत्ति थोड़ी कम हो जाएगी। आखिर ये ग्रहण कौन से देशों में दिखाई दे रहा है? तो अगर आप देखेंगे तो 5 जुलाई को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है वो दक्षिण एशिया के कुछ स्थानों में दिखाई देगा। अमेरिका का जो लॉस एंजलिस शहर है वहाँ पर वो पूर्ण रूप से ग्रहण दिखाई देने वाला है। और दक्षिण अफ्रीका में जो कैपटाउन है, कैपटाउन में भी आपको ग्रहण दिखाई देगा। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि जितने भी शहर और देश हैं इनमें आपको जो ग्रहण दिखाई देने वाला है। और इस दिन जैसे मैंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का भी पर्व है और ये साल का 3रा ग्रहण होने के कारण लगभग अगर आप देखेंगे तो इस ग्रहण की जो अवधि है 3 घंटे के आसपास की अवधि है। और ये भी मान के चलिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि जितने घंटों का जो है ये ग्रहण होता है उतने महीने तक ही इसका प्रभाव आपके ऊपर चाहे शुभ हो या अशुभ हो वो पड़ता ही है। तो सूर्य ग्रहण का जो शुभ अशुभ प्रभाव था ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी। अब जो है ये चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, तो आप सूर्य ग्रहण के साथ चंद्र ग्रहण के प्रभाव को भी जोड़ लीजिए। तो आने वाले जो है, क्योंकि मैंने कहा था कि सूर्य ग्रहण आने वाले 4 महीनों के लिए नवंबर तक जो है आपको क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है, उसी के अनुसार जो है अगर 3 महीने देखते हैं तो अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर तक जो है आपको 3 महीने तक जो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर तक के जो 3 महीने हैं आपको क्या फल मिलेगा ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और ये इस चीज़ को जो मैं बोल रही हूँ उसको आप पालन भी अवश्य करिए। ये बात सही है कि अलग अलग राशियों के ऊपर इस चंद्र ग्रहण का जरूर शुभ या अशुभ प्रभाव आने वाला है। ग्रहण जिन भी देशों में दिखाई देगा वहाँ तो होगा ही होगा, लेकिन जिनको नहीं भी दिखाई देगा तो वहाँ पर भी राशियों के अनुसार वहाँ के लोगों के ऊपर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। और क्योंकि ये 2 ग्रहण हो चुके हैं तो आपको इन दोनों को मिला जुला प्रभाव देखना पड़ेगा। 5 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो चंद्र ग्रहण जो है धनु राशि में लग रहा है, जिसके कारण जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है वो धनु राशि के जातकों को पड़ने वाला है, क्योंकि चंद्रमा भी यहीं पर विराजमान है। तो जितने भी धनु राशि के जातक हैं उनके मन में बहुत ही उथल पुथल रहेगी, असमंजस्य की स्थिति रहने वाली है, टेंशन बहुत अधिक हो जाएगी। और देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पर जो है केतु भी पहले से ही विराजमान है, आप 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया
तो यहाँ पर जो है केतु भी ऑलरेडी, यहाँ पर भी केतु भी विराजमान है। तो केतु और गुरु के साथ चंद्रमा भी वहाँ पर क्योंकि ग्रहण लगा रहे हैं, इसी कारण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धनु राशि के जितने भी लोग हैं उनको बहुत अधिक परेशानी और खासकर मानसिक परेशानी बहुत अधिक रहने वाली है, क्योंकि केतु के कारण ही जो है चंद्र ग्रहण लगता है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो राहु की जो दृष्टि है वो बृहस्पति के ऊपर भी पूर्ण रूप से जा रही है। तो उसके कारण भी जो है जब राहु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर जाती है तो उस समय चंडाल योग बन जाता है। और चंडाल योग के कारण जो है आपका जो मन है, जो धनु राशि के जितने भी लोग होंगे उनके मन में एक भ्रम पैदा उत्पन्न हो जाएगा, अलग प्रकार की भ्रम की स्थिति हो जाएगी। आप लोग किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए भी सोचेंगे, लेकिन आपको उस अच्छाई का जो है फल नहीं मिलने वाला है। तो आने वाले 4 महीनों में आपको बहुत अधिक संभल के रहने की आवश्यकता है। अब मैं बताती हूँ कि कौन सी राशियों के लिए ग्रहण क्या फल देने वाला है। तो धनु राशि के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अक्सर देखा जाए क्योंकि जब भी कोई भी ग्रहण लगता है तो ग्रहण हमेशा क्रूर होता है। तो गुरु हालांकि शुभ होते हैं, लेकिन केतु यहाँ पर है, क्रूर ग्रह है। चंद्रमा यहाँ पर है, हालांकि पूर्ण चंद्रमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा है, लेकिन केतु के कारण आने के कारण वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण जो है जब भी कोई ग्रहण लगता है तो ग्रहण जब क्रूर भावों के अनुसार ग्रहण देखा जाता है तो वो जो ग्रहण अगर हम देखेंगे धनु राशि वालों के लिए तो यहाँ से अगर देखें तो उनके भाग्य भवन में ये ग्रहण लग रहा है। तो कहीं ना कहीं धनु राशि के जो लोग हैं उनके भाग्य पे भी चोट लगने वाली है। भाग्य से सहारे जो लोगों को उन्होंने सोचा था कुछ कार्य होगा, तो आने वाले 3 महीनों में आपको भाग्य का साथ उतना नहीं मिल पाएगा जितना आपको पहले मिला करता था। तो शास्त्र में ये भी कहा गया है कि जब ग्रहण कोई भी लगता है तो ग्रहण 3 भावों में अति शुभ माना जाता है। तो वो 3 भाव कैसे अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, तो तीसरा भाव होता है, छठा भाव होता है और 11वां भाव होता है। इसमें जो है ग्रहण हमेशा शुभ माने गए हैं। तो अगर आप देखेंगे मेष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इनके लिए ग्रहण जो है बहुत अधिक शुभ रहने वाला है। दूसरा अगर आप वृष राशि के लिए देखेंगे, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, इन लोगों के लिए अगर आप ग्रहण देखेंगे तो ये मध्यम रहने वाला है। ना तो इनको बहुत अधिक सुख मिलेगा और ना ही बहुत अधिक इसका दुख मिलने वाला है। लेकिन अन्य जो 3 राशियां हैं उनके लिए ग्रहण बहुत ही अधिक अशुभ रहने वाला है। सबसे पहले जो है कर्क राशि के लिए ये अशुभ रहने वाला है। इसका कारण क्या है, क्योंकि अगर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर जो है, यहाँ पर कर्क राशि में अष्टम भाव में, क्योंकि यहाँ पर इनका ये अष्टम भाव पड़ जाता है और अष्टम भाव में ग्रहण होने के कर्क राशि पड़ रही है। अगर आप इसको केंद्र में रखते हैं तो कर्क राशि अष्टम भाव में आ जाती है। तो अष्टम भाव के कारण जो है कर्क राशि के मन में अशांति रहेगी, उनको एक्सीडेंट वगैरह होने का खतरा हो सकता है, उनका मन विचलित होगा। अगर आप देखेंगे इस प्रकार के कारण कई बार जब भी राशि के ऊपर, जैसे मैंने कहा, जो भी राशि अष्टम भाव में आती है और चंद्रमा भी वहीं पर होता है। और दूसरा देखा जाए तो चंद्रमा का जो घर है वो कर्क राशि है, ये इनकी अपना घर है, अपना भाव है, और इसी के ऊपर जो है ग्रहण पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों के मन में भी एक असंतोष की भावना जागृत होगी। और जब भी चंद्रमा के ऊपर, जब चंद्रमा अष्टम भाव में आता है और क्रूर भावों की दृष्टि अगर उसके ऊपर पड़ती है, तब आप देखेंगे तो इस तरह का जो अगर योग बनता है, इसको हम इच्छा मृत्यु कहती हैं। इच्छा मृत्यु योग का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होता है। ये आप सभी जानते हैं कि महाभारत में जो भीष्म पितामह थे उनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान किया गया था, और साथ ही साथ उन्होंने अपने पिता को भी ये वचन दिया था वे तब तक अपनी मृत्यु को आवाहन नहीं करेंगे जब तक वह आपने जो मुझे राज्य दिया है उसको मैं चारों तरफ से संपूर्ण सुखी ना बना दूं या उस राज्य को सुरक्षित ना कर दूं, तब तक मैं उस इच्छा मृत्यु वरदान का उपयोग नहीं करूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 5 पीढ़ियों तक जो था अपना जीवन व्यतीत किया, और उसके बाद जब उनको चारों तरफ से ये पता चल गया कि हाँ पांडवों के हाथों में उनका इंद्रप्रस्थ चारों ओर से सुरक्षित है, तभी जा करके उन्होंने अपने सारे कार्यों को निर्वाह किया। 5 पीढ़ियों तक उन्होंने बहुत सारे दुख भी झेले, कष्ट भी झेले, युद्ध भी उन्होंने किया, और युद्ध होने के कारण जो है कितने कौरवों के सारे जो थे बच्चे मारे गए। उन्होंने बहुत सारे दुखों को सहा, लेकिन कभी उनके मन में ये नहीं हुआ कि हाँ मैं और दुखों को नहीं झेल सकता हूँ और मैं मृत्यु को धारण कर लूँगा। उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियाँ पूर्ण की। तो ऐसे जातक जो
आजकल आप देख रहे हैं 2-3 बार अगर आप देखना कितने लोगों ने जो है इस बार सुसाइड के बारे में अगर आपने उनको देखा होगा, सुना होगा, कितनी सारी न्यूज़ आ गई हैं। तो मन के अंदर, आपके अंदर अगर कोई संताप है तो सिर्फ आप अपने बारे में ना सोचें, कम से कम जो है अपने परिवार वालों को भी सोचें। आपकी जिम्मेदारियां क्या है वो भी आपको सोचनी होगी। तो आपको भी भीष्म पितामह, अगर आपकी कुंडली में इच्छा वृत्ति योग है तो कहीं ना कहीं आप भीष्म पितामह को जरूर याद कीजिए कि उनको भी यही वरदान था, उनको भी यही योग था, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूर्ण की और उसके बाद ही उन्होंने मृत्यु का आवाहन किया। तो ये कुछ समय के लिए इस तरह से विपदा आती है। तो ये जो है आने वाले 4 महीनों तक जो है कर्क राशि को भी बहुत अधिक प्रॉब्लम होने वाली है। हालांकि क्योंकि कर्क राशि है, ये आपकी छाती में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी जुकाम से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए कर्क राशि के लोगों को संभल के रहने की ज़रूरत है। दूसरा आ जाती है वृश्चिक राशि, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वृश्चिक राशि जो है वो द्वादश भाव में पड़ रही है और द्वादश भाव भी जो है शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि ये यात्राओं का भाव होता है, विदेश यात्राओं का भाव होता है। तो जो लोग यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं, विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आने वाले 3 महीनों के लिए आप अपनी यात्राएं टाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं तो आपको बहुत अधिक संभल के रहने की ज़रूरत है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो द्वादश का जो भाव है, क्योंकि आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं और खर्चे ऐसे होंगे, अनायास खर्चे होंगे जो आप ना चाहते हुए आपको वो खर्चे पूर्ण करने पड़ेंगे और ये खर्चे शुभ खर्चे नहीं होने वाले हैं। तो आपको और कहीं ना कहीं आपको जो सैया सुख में भी बाधा उत्पन्न होने लगेगी, प्रॉब्लम आएगी, किसी न किसी कारण आपका मन भी जो है संताप में रहेगा, चिंता में रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है मीन राशि के लिए। तो 1 2 3 4 मीन राशि भी जो है चौथे भाव में पड़ रहा है और चौथे भाव में जैसे मैंने कहा है कि सुख का भाव होता है और सुख के भाव के कारण जो है आपके सुख में ग्रहण लग रहा है। तो मीन राशि के जितने भी जातक हैं उनका माता के साथ जो है अनबन जरूर हो सकती है। सुख से संबंधित, घर के संबंधित, परिवार से संबंधित किसी भी प्रकार की अनबन आपको अवश्य होने वाली है। तो कोशिश कीजिए अपने आप को शांत रखिए, अपने मन को शांत रखिए और आने वाले जो 3 महीने हैं इसमें शांति का दान दीजिए और शांति से अपने जीवन को यापन कीजिए। तो ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ग्रहण का बहुत ही अधिक अशुभ फल मिलने वाला है। इसी कारण मैंने इन 3 राशियों के बारे में पूरी डिटेल आपको दी है और उसमें से जैसे मैंने कहा वृश्चिक राशि वालों को खास कर जो है अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वृश्चिक राशि जैसे मैंने कहा यहाँ पर पड़ रही है, द्वादश भाव में पड़ रही है, उनको ख्याल रखना है। दूसरा कर्क राशि वालों को भी अपना, और सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है वो धनु राशि वालों को बहुत अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भाग्य भवन में जब भी ग्रहण लगता है और सबसे अगर आप देखेंगे तो ये त्रिकोण का भाव होता है, पहला भाव, पंचम भाव और ये भाग्य भाव। तो सबसे वो जो पहला भाव जितना मजबूत होता है उससे अधिक जो बलशाली होता है वो पंचम भाव होता है और पंचम भाव से सबसे अधिक, पूरे भावों में अगर सबसे अधिक बलि देखा जाए तो भाग्य भाव को बलि कहा जाता है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ग्रहण लग रहा है तो धनु राशि वालों को भी बहुत ही अधिक संभल के रहने की ज़रूरत है। और क्योंकि ये जो है उपछाया चंद्र ग्रहण है तो इसका प्रभाव नो डाउट पड़ेगा, चाहे दिखाई दे या ना दे। नहीं दिखाई दे रहा है तो कम होगा लेकिन होगा जरूर। तो आप लोग अगर कुछ दान वगैरह करना चाहते हैं तो चंद्रमा से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो एक दिन पहले आप निकाल के रख लीजिए और बाद में फिर अगले दिन जाकर के किसी भी गरीब आदमी को जो है आप ये सामान दान कर सकते हैं। और आप अगर कोई पूजा पाठ या उस समय अगर आप जो है हालांकि सूतक यहाँ पर नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी ग्रहण के समय को आप देखिए, मानिए और उस समय जो 3 घंटे हैं कम से कम आप चंद्रमा से संबंधित जो है मंत्रों का जाप कीजिए। कि आप क्योंकि चंद्रमा के जो स्वामी वो शिव भगवान है तो शिव भगवान का ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र का आप जो है दान जो है जाप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके मन को भी शांति मिलेगी। तो आशा करती हूँ जो ग्रहण से संबंधित मैंने आपको उपाय बताए हैं आप सभी को और जो भी राशियों का फल बताया है आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण और लाभदायक लगी होगी। आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।